हाँ जी, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोगों का टॉपिक चल रहा है आमेर का इतिहास, कछवाहा वंश का इतिहास। लास्ट क्लास में हमने मिर्जा राजा जयसिंह तक यानी कि जयसिंह फर्स्ट तक का इतिहास कवर कर लिया था और इस क्लास में हम जयसिंह के आगे के जो शासक है उन्हें कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि 1667 में मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बुरहानपुर नामक स्थान पर, दक्षिण भारत में पड़ता है, यहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो मिर्जा राजा जयसिंह की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद में शासक आता है राम सिंह, राम सिंह फर्स्ट। ठीक है, कौन है? तो मिर्जा राजा जयसिंह का पुत्र है, जयसिंह का उत्तराधिकारी। ठीक है, और अगर इसके बारे में बात की जाए तो देखो, मिर्जा राजा जयसिंह ने औरंगजेब को औरंगजेब की तरफ से शिवाजी के साथ में पुरंदर की संधि करी थी। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। ठीक है, तो पुरंदर की संधि करने के बाद में जब शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए आए तो औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा में बंदी बना लिया और बंदी बनाकर राम सिंह की हवेली पर रखा था। ठीक है, राम सिंह की हवेली पर रखा और किसकी निगरानी में रखा? तो राम सिंह की निगरानी में रखा था। ठीक है, और अगर राम सिंह के बारे में बात की जाए तो राम सिंह के समय कुलपति मिश्र, कुलपति मिश्र बिहारी का भतीजा था ये, कुलपति मिश्र ने रस रहस्य ग्रंथ की रचना करी। रस रहस्य ग्रंथ की रचना करी। राम सिंह के बारे में बस आप लोगों को इतना ही ध्यान रखना है, इसके अलावा राम सिंह में से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। बस ये शिवाजी वाला ध्यान रख लेना कि राम सिंह की हवेली पे भी शिवाजी को कैद रखा गया था। ठीक है, राम सिंह के बाद में जो नेक्स्ट शासक आ रहा है उसका नाम है बिशन सिंह, बिशन सिंह। और बिशन सिंह का जो शासनकाल है वो है 1689 से लेकर सन 1700 तक। ठीक है, और राम सिंह का जो शासनकाल था वो था 1667 से लेकर 89 तक। ठीक है, बिशन सिंह का ये शासनकाल है। बिशन सिंह के बारे में अगर मेन बातें की जाए तो देखो, बिशन सिंह के समय एक मथुरा प्लस भरतपुर, इस क्षेत्र का जाट राजा था जिसका नाम था राजा राम। ठीक है, राजा राम जाट शासक था ये। इस राजा राम ने आगरा दुर्ग के ऊपर अटैक किया, आगरा के किले को लूटा। ठीक है, इसके अलावा ये जो राजा राम है ये गया सिकंदरा, सिकंदरा में है अकबर का मकबरा, तो इसने अकबर के मकबरे को खोदा, उसमें से अकबर की अस्थियां बाहर निकाली और अस्थियां बाहर निकालकर उसमें आग लगा दी, अस्थियों का अंतिम संस्कार कर दिया। ठीक है, जब ये बात औरंगजेब को पता चली तो औरंगजेब ने राजा राम के विद्रोह का दमन करने के लिए बिशन सिंह को भेजा था। ठीक है, ये बात आपको बिशन सिंह के बारे में याद रखनी है। ठीक है, अब ये जो बिशन सिंह है, इस बिशन सिंह के दो पुत्र हैं। ठीक है, एक का नाम है विजय सिंह और दूसरे का नाम है जय सिंह। ठीक है, तो इसकी जो कहानी है पुत्रों वाली, ये हम नेक्स्ट शासक में सवाई जयसिंह में कवर करते हैं। ठीक है, तो बिशन सिंह के बारे में बस ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में जो नेक्स्ट शासक आ रहा है बिशन सिंह के बाद में, वो आ रहा है सवाई जयसिंह। ठीक है, सवाई जयसिंह का शासनकाल 1700 से लेकर 1743 तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट और इंपोर्टेंट शासक आ रहा है इस वंश में उसका नाम है सवाई जयसिंह, सवाई जय सिंह। ठीक है, इसका शासनकाल सन 1700 से लेकर 1743 तक आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है। देखो अगर इसके मूल नाम की बात की जाए तो इसका मूल नाम था विजय सिंह, इसका मूल नाम था विजय सिंह है। ठीक है। इसको उपाधि दी गई सवाई की उपाधि, और सवाई का मतलब होता है एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, और सवाई की उपाधि देने वाला व्यक्ति है इसको औरंगजेब। ठीक है। अगर सवाई जयसिंह की और बात की जाए तो सवाई जयसिंह ने सन 1700 से लेकर 1743 के बीच में अपने शासन काल में इसने दिल्ली में 7 मुगल बादशाहों का शासन देखा। ठीक है, 7 मुगल बादशाहों का शासन देखा। कौन कौन? तो नंबर 1 औरंगजेब, औरंगजेब का शासनकाल देखा। नंबर 2 बहादुर शाह, या इसको शाह बेखबर भी कहा जाता है, मामले को लटकाए रखता था इसलिए इसको शाह बेखबर कहा जाता है। नंबर 3 जहांदार शाह। नंबर 4 रफी उदरजात। नंबर 5 रफी उद्दौला। ठीक है। नंबर 6 फारूक सियर, फारूक सियर। और नंबर 7 जो इसने शासनकाल देखा वो देखा मोहम्मद शाह रंगीले, मोहम्मद शाह रंगीले। ये रंगीले सुल्तान थे, महिलाओं के कपड़े पहनकर महल में इधर उधर दौड़ा करते थे। ठीक है। तो इन 7 शासकों का सवाई जयसिंह ने शासनकाल देखा। ठीक है। और देखो अगर सवाई जयसिंह की बात की जाए तो इससे पहले हमने बिशन सिंह पढ़ा था। बिशन सिंह के 2 संतानें थी। ठीक है। जो बिशन सिंह था 1689 से 1700 तक का शासनकाल था। इस बिशन सिंह के 2 पुत्र थे। ठीक है। एक का नाम था विजय सिंह और दूसरे का नाम था जय सिंह। ठीक है। तो जो औरंगजेब था ना, मुगल बादशाह औरंगजेब, औरंगजेब ने नाम बदल दिया, विजय सिंह को तो बना दिया जय सिंह। ठीक है। और जय सिंह को बना दिया विजय सिंह। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जो सवाई जय सिंह है इसका मूल नाम क्या था? विजय सिंह। इसका असली नाम विजय सिंह था। औरंगजेब ने इनका भाइयों का नाम चेंज कर दिया, जय सिंह को विजय सिंह कर दिया और विजय सिंह को जय सिंह कर दिया। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो औरंगजेब के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है आजम और दूसरे का नाम है मुअज्जम। ठीक है। ये दोनों शासक बनने के लिए लड़ जाते हैं, उत्तराधिकारी इनके युद्ध हो जाता है इनके बीच में। ठीक है। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है जाजऊ का युद्ध, जाजऊ का युद्ध। और जाजऊ का युद्ध हुआ है 1707 में। 2 तारीखें इसमें देखने को मिलती है आपको, 12 जून भी देखने को मिलेगा और 18 जून भी देखने को मिलेगा। तो जाजऊ का जो युद्ध हुआ है वो 12 जून या 18 जून 1707 को हुआ है, मुगल शहजादों आजम और मुअज्जम के बीच में हुआ। ठीक है। अब ये जो विजय सिंह है ना, इस विजय सिंह ने मुअज्जम का साथ दिया और जय सिंह ने आजम का साथ दिया जाजऊ के युद्ध में। ठीक है। इस युद्ध में मुअज्जम की विजयी हुई, मुअज्जम जीत गया, आजम और जय सिंह युद्ध में हार गए। मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से शासक बना। ठीक है। ये बहादुर शाह के नाम से शासक बन गया मुअज्जम। और सबसे पहला काम इसने यही किया कि 1707 के अंदर आमेर पर आक्रमण कर दिया। ठीक है। आमेर पर आक्रमण किया, आमेर को जीत लिया और आमेर का नाम बहादुर शाह ने मोमीनाबाद रख दिया। मोमीनाबाद बहुत इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न बनता है। ठीक है। कि बहादुर शाह ने आमेर को जीतकर उसका नाम क्या रखा? मोमीनाबाद रख दिया। और ये जो विजय सिंह है ना,
इस विजय सिंह को मोमिनाबाद यानी कि आमेर का शासक बना दिया। ठीक है, सवाई जयसिंह शासन से बेदखल हो गए। ठीक है, तो यहां तक की बात आप याद रखना। और अगर आगे सवाई जयसिंह की बात करें तो सवाई जयसिंह अब निकल लिए यहां से, और निकलकर सवाई जयसिंह करते हैं देबारी समझौता। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको याद रखना है देबारी समझौता। देबारी समझौता हुआ है 1708 में, देबारी उदयपुर में। ठीक है, किस किस के बीच हुआ है? तो इसमें तीन पक्ष हैं। पहला पक्ष है मेवाड़, दूसरा पक्ष है मारवाड़, और तीसरा पक्ष है आमेर। इन तीनों के बीच में ये देबारी समझौता हुआ है। ठीक है, मेवाड़ का शासक था अमर सिंह सेकंड, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। मारवाड़ का शासक था अजीत सिंह। ठीक है, और आमेर का जो शासक था वो था जय सिंह। ठीक है, सवाई जय सिंह, जय सिंह सेकंड भी कह सकते हैं। तो इन तीनों के बीच में ये देबारी समझौता हुआ। अब समझौते की प्रमुख शर्तें क्या थी? तो समझौते की प्रमुख शर्तें ये थी कि तीनों पक्ष मिलकर जय सिंह को आमेर का शासक बनाएंगे। ठीक है, अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाएंगे, और अमर सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री, जिसका नाम था चांद कुंवरी, या कई जगह आपको उसका नाम चंद्र कुंवरी भी देखने को मिलता है, चांद कुंवरी या चंद्र कुंवरी का विवाह जय सिंह के साथ में किया, और इस शर्त पर किया कि इन दोनों से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही आमेर का अगला शासक बनेगा। तो देबारी समझौता समझ में आ गया, प्रमुख शर्तें समझ में आ गई। तो ये देबारी समझौता हुआ था, ये तीन पक्ष थे। ठीक है, इसके बाद में अगर इसकी और बात की जाए सवाई जयसिंह की, तो सवाई जयसिंह के शासन काल में 1722 में जाटों का विद्रोह हुआ, जाटों का विद्रोह हुआ। ठीक है, देखो एक जाट शासक था, वही मथुरा और भरतपुर वाला, मथुरा प्लस भरतपुर का एक जाट शासक था जिसका नाम था चूड़ामन। चूड़ामन, ठीक है, चूड़ामन ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो मुगलों ने सवाई जयसिंह को इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा। सवाई जयसिंह ने चूड़ामन का भतीजा था, चूड़ामन का भतीजा जिसका नाम था बदन सिंह, बदन सिंह को सवाई जयसिंह ने अपनी तरफ मिला लिया। ठीक है, और चूड़ामन को कमजोर कर दिया। बदन सिंह को सवाई जयसिंह ने अपनी तरफ मिलाया और बदन सिंह को भरतपुर का शासक बना दिया। ठीक है, भरतपुर का शासक बना दिया और बदन सिंह को ब्रज राजा की उपाधि दी। ठीक है, तो बदन सिंह जब जयसिंह की तरफ मिल गया तो चूड़ामन कमजोर हो गया, और इस तरह से चूड़ामन के विद्रोह का दमन हो गया। ठीक है, और अगर इसकी बात की जाए तो 1734 में हुरडा सम्मेलन हुआ था, 1734 में हुरडा सम्मेलन। ठीक है, हुरडा सम्मेलन हुआ था भीलवाड़ा में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, भीलवाड़ा में हुरडा सम्मेलन हुआ था। मराठे जो थे वो राजस्थान पर आक्रमण करते, राजस्थान के शासकों को लूटा करते थे। तो मराठों का मुकाबला करने के लिए ये हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। राजपूताना के बहुत से शासक इसमें जुटे थे। ठीक है, अगर हुरडा सम्मेलन की बात की जाए तो हुरडा सम्मेलन का जो आयोजन करता था वो कौन था? तो हुरडा सम्मेलन का आयोजन करता था सवाई जयसिंह। ठीक है, ये बात आपको सवाई जयसिंह की याद रखनी है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सवाई जयसिंह का आपको याद रखना है कि आधुनिक भारत में अश्वमेध यज्ञ करने वाला शासक, अश्वमेध यज्ञ करने वाला शासक। ठीक है, एक तो हमने समुद्रगुप्त का पढ़ा था और अगर आधुनिक भारत में बात की जाए तो सवाई जयसिंह ऐसा शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था। यह बात आप याद रखना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, और अगर सवाई जयसिंह की बात की जाए
तो अब हमें ध्यान रखना है सवाई जयसिंह के निर्माण कार्य। ठीक है, तो सवाई जयसिंह के निर्माण ठीक है। अगर जयसिंह के निर्माण की बात की जाए तो सबसे पहला निर्माण होगा इसका जयपुर शहर की स्थापना। जयपुर शहर की स्थापना, और जयपुर शहर की स्थापना की गई है 18 नवंबर 1727 को। ठीक है, जयपुर शहर की नींव रखी। नींव किसने रखी? तो पंडित जगन्नाथ सम्राट ने। ठीक है, इसका वास्तुकार या नक्शा किसने तैयार किया? तो नक्शा तैयार करने वाला व्यक्ति था विद्याधर भट्ट। विद्याधर भट्ट। ठीक है, सवाई जयसिंह ने इस जयपुर शहर को 1729 में अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, जयपुर शहर का जो मूल नाम है वो है जयनगर। जयनगर। ठीक है, यानी कि सिटी ऑफ विक्ट्री। सिटी ऑफ विक्ट्री। ठीक है, और अगर इसकी बात की जाए तो इसे पूर्व का वेनिस भी कहते हैं, गुलाबी नगर, पूर्व का पेरिस और गुलाबी नगर भी इसको कहा जाता है। ये बात भी आप ध्यान रख लेना। ठीक है, अब इस शहर की बात की जाए तो इस शहर में 7 दरवाजे हैं। ठीक है, दूसरा अगर इसका निर्माण कार्य हम ध्यान रखें तो इसका दूसरा निर्माण कार्य होगा चंद्र महल या सिटी पैलेस का निर्माण। सिटी पैलेस का निर्माण। ठीक है, सिटी पैलेस का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति भी सवाई जयसिंह ही है। ठीक है, इसका सिटी पैलेस का वास्तुकार आपको ध्यान रखना है, इसका वास्तुकार है याकूब। याकूब। ठीक है, और अगर बात की जाए तो ये जो सिटी पैलेस है ये 5 मंजिला इमारत है। 5 मंजिला इमारत है। पहली मंजिल कहलाती है प्रीतम निवास, दूसरी मंजिल कहलाती है शोभा निवास। ठीक है, तीसरी मंजिल कहलाती है सुख निवास, और चौथी मंजिल है छवि निवास, और इसकी जो 5वीं मंजिल है वो कहलाती है शीश महल। ठीक है, इसके अलावा इस चंद्र महल या सिटी पैलेस के अंदर आपको दीवाने आम और दीवाने खास और शस्त्रागार भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 2। नंबर 3 आपको ध्यान रखना है कि इसने गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण करवाया जयपुर में। तो नंबर 3 गोविंद देव मंदिर का निर्माण। ये भी कौन करवा रहा है? सवाई जयसिंह करवा रहा है। कहां करवा रहा है? जयपुर में। ठीक है, अब ये जो मंदिर है, इस मंदिर की जो मूर्ति है वो मूर्ति लाई गई थी वृंदावन से। ठीक है, इस मंदिर की जो मूर्ति है वो वृंदावन से लाई गई थी। गोविंद देव जी को जो जयपुर के शासक हैं वो अपना असली शासक समझते हैं, खुद उनका प्रतिनिधि बनकर शासन करते हैं। तो जयपुर के असली शासक गोविंद देव जी माने गए हैं। इस कछवाहा वंश के आराध्य देवता भी हैं। ठीक है, और इस गोविंद देव जी के मंदिर के बारे में मेन बात आपको याद रखनी है कि यह गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ठीक है, और अगर इस सवाई जयसिंह के निर्माण कार्य की बात की जाए तो इसने सौर वेधशालाओं यानी कि जंतर मंतर की स्थापना करी। जंतर मंतर की स्थापना करी। 5 जगह इसने स्थापना करी है। ठीक है, तो कौन कौन सी जगह है वो जगह भी आपको याद रखनी है। उसके लिए कोड याद रख लेना, जमा दीवाउंड। जमा दीवाउंड। जैसे हो गया जयपुर, ठीक है, मां से हो गया मथुरा, दी से हो गया दिल्ली, वा से वाराणसी, और ऊ से हो गया उज्जैन।
इन 5 जगहों पर इसने सौर वेधशालाओं या जंतर मंतर की स्थापना करी थी। कोड याद रख लेना, जमा दीवाऊ। जयपुर शहर का जो जंतर मंतर है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। दिल्ली का जो जंतर मंतर है वो सबसे पहले बना है, सबसे पहले बना हुआ है, ठीक है। अब ये जयपुर वाला जो जंतर मंतर है, यहां पर 2 चीजें आपको और ध्यान रखनी है। यहां पर आपको एक तो सम्राट यंत्र देखने को मिलेगा, ठीक है, और एक आपको राम यंत्र भी देखने को मिलेगा। सम्राट यंत्र क्या है? तो दुनिया की सबसे बड़ी सौर घड़ी है, ठीक है। और राम यंत्र क्या है? तो राम यंत्र ऊंचाई मापने का यंत्र है, ऊंचाई मापने का यंत्र, ठीक है। और अगर बात की जाए सवाई जयसिंह को, तो सवाई जयसिंह को वैज्ञानिक शासक कहा जाता है। ये जो सवाई जयसिंह है इसे वैज्ञानिक शासक कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, इसको वैज्ञानिक शासक कहा जाता है। और अगर इसकी बात की जाए सवाई जयसिंह की, तो सवाई जयसिंह ने कल्की मंदिर का निर्माण करवाया, कल्की मंदिर का निर्माण करवाया, सिसोदिया रानी के महलों का निर्माण करवाया, सिसोदिया रानी के महलों का निर्माण, ठीक है। इसके अलावा इसने सूरदर्शनगढ़, सूरदर्शनगढ़ या इसको कहा जाता है नाहरगढ़, नाहरगढ़, इस किले की दुर्ग की स्थापना करी, ठीक है। किससे बचने के लिए? तो मराठों से बचने के लिए, मराठों से बचने के लिए, ठीक है। देखो ये पहाड़ है ऊंचा सारा, यहां नीचे तो क्या पड़ेगा? आमेर का किला, ठीक है। इसके ऊपर जयगढ़ का किला, जहां जयबाण तोप रखी हुई है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है। और इसके भी ऊपर पड़ेगा नाहरगढ़। तो 3 किले पड़ते हैं पहाड़ों के ऊपर, सबसे नीचे नीचे आमेर, उसके ऊपर जयगढ़ और उसके ऊपर नाहरगढ़। तो नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़ के किले का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति भी सवाई जयसिंह है। मराठों के आक्रमण से बचने के लिए इसने इतनी ऊंचाई पर जाकर किला बनवाया था, ठीक है। और अगर इसके निर्माण कार्य की बात की जाए, सवाई जयसिंह के निर्माण कार्य की, तो आपको ध्यान रखना है कि सवाई जयसिंह ने एक नदी है जिसका नाम है गर्भावती नदी, गर्भावती, गर्भावती नदी, ठीक है। इस गर्भावती नदी के पानी को रोककर इसने एक झील का निर्माण करवाया जिसका नाम था मानसरोवर झील, ठीक है। मानसरोवर झील का निर्माण करवाया और इस मानसरोवर झील के अंदर इसने 2 महल बनाए। एक तो बनाया चमेली महल और दूसरा जल महल, ठीक है। इन 2 महलों का निर्माण करवाया गर्भावती नदी के पानी को रोककर। तो ये सारे हो गए सवाई जयसिंह के निर्माण कार्य, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो आपको ध्यान रखने हैं सवाई जयसिंह के ग्रंथ। 2 ग्रंथ हैं इसके और बार बार एग्जाम में वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सवाई जयसिंह के ग्रंथ, नंबर 1 ग्रंथ है इसका जय सिंह कारिका, जय सिंह कारिका, ठीक है। और जय सिंह कारिका जो है ये क्या है? तो ज्योतिष का ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ, ज्योतिष का ग्रंथ है। नंबर 2 और इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जिज ए मोहम्मद शाही, ठीक है। ये ग्रंथ भी किसका है? सवाई जयसिंह का ग्रंथ है। और ये है नक्षत्र सारणी, ठीक है, नक्षत्रों वगैरह की इसमें गणना है। और ये जिज ए मोहम्मद शाही ग्रंथ जो है ना, ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले को समर्पित है, ठीक है। तो ये मेन बातें हो गई सवाई जयसिंह की। अब सवाई जयसिंह के बाद में नेक्स्ट जो इस वंश में शासक आ रहा है उसका नाम है ईश्वरी सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह का जो शासन काल है वो आपको 1743 से लेकर
50 तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो सवाई जयसिंह और इंद्र कुंवरी, इन दोनों चंद्र कुंवरी, इन दोनों की शादी हुई थी। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था देबारी समझौता कि अमर सिंह ने इस शर्त पर, मेवाड़ वाले अमर सिंह ने इस शर्त पर अपनी शादी करी पुत्री की सवाई जयसिंह से कि इन दोनों से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही अगला शासक बनेगा। ठीक है, तो सवाई जयसिंह और चंद्र कुंवरी या चांद कुंवरी जो है उससे पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था माधो सिंह। ठीक है, माधो सिंह और ईश्वरी सिंह, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। जयपुर के ऊपर सिंहासन को बैठने को लेकर एक इनके बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध का नाम है राजमहल का युद्ध, राजमहल का युद्ध। और यह युद्ध हो रहा है 1744 में पाली में। ठीक है, ईश्वरी सिंह भी शासक बनना चाहता है और माधो सिंह फर्स्ट भी शासक बनना चाहता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में राजमहल का युद्ध होता है 1744 में। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह की जीत हो जाती है, माधो सिंह इस युद्ध में हार जाता है। ठीक है, तो ईश्वरी सिंह जब इस युद्ध को जीतता है तो वापस से जयपुर आता है। जयपुर आकर ईसरलाट या सरगासुली की मीनार का निर्माण करता है। ठीक है, और अगर ईश्वरी सिंह के बारे में आपको ध्यान रखना है तो ईश्वरी सिंह के बारे में एक बात और ध्यान रख लेना कि इसके समय एक चित्रकार था जिसका नाम था साहिब राम। साहिब राम का एक चित्रकार था साहिब राम, और इस साहिब राम ने आदमकद चित्र बनाए, आदमकद चित्र बनाए ईश्वरी सिंह के समय। ठीक है, और अगर इसकी बात की जाए ईश्वरी सिंह की तो देखो जब माधो सिंह राजमहल के युद्ध में 1744 में हार गया तो माधो सिंह जो है ना, ये माधो सिंह चला गया मराठों के पास। ठीक है, मराठों की शरण में चला गया और मराठों को साथ में लेकर आया और ईश्वरी सिंह से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया एकदम। ठीक है, तो ईश्वरी सिंह और मराठों के बीच में एक युद्ध हुआ जिसका नाम था बंगरू का युद्ध, बंगरू का युद्ध। ठीक है, लेकिन ये युद्ध शुरू होने से पहले ही 1750 को ईश्वरी सिंह मराठों के डर से आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, माधो सिंह किसकी सहायता लेके आया है? मराठों की सहायता लेकर आया है। ठीक है, तो बंगरू का युद्ध शुरू होता उससे पहले ही 1750 को मराठों के डर से ईश्वरी सिंह आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, तो ईश्वरी सिंह की कहानी 1750 में खत्म हो जाती है। नेक्स्ट शासक कौन आ रहा है? माधो सिंह आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इस वंश में शासक आ रहा है उसका नाम है माधो सिंह फर्स्ट। माधो सिंह का शासनकाल 1750 से लेकर 1768 तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो ईश्वरी सिंह को हराने के लिए मराठों को लेकर आया तो मराठों की सहायता से शासक बना, मराठों की सहायता से शासक बना। ठीक है, बदले में मराठों ने इससे बहुत बड़ी धनराशि की मांग करी। मराठे बोले कि भाई हमने तेरे को शासक बनाया है, अब तू खूब सारा पैसा हमको दे। तो माधो सिंह ने मराठों को पैसा देने से मना कर दिया। तो भाई मराठों के बीच में और माधो सिंह के बीच में कांकोड़ का युद्ध हुआ, कांकोड़ का युद्ध। और ये जो कांकोड़ का युद्ध है ना, ये हो रहा है 1759 में। किस किस के बीच हो रहा है? तो जयपुर सेना वर्सेस मराठा, जयपुर वर्सेज मराठा। ठीक है, अब इस युद्ध के अंदर जयपुर सेना की विजय हुई, मराठा सेना इस युद्ध में पराजित हो गई। ठीक है,
तो इस युद्ध में विजय किसकी हो रही है? जयपुर की सेना की हो रही है। कांकोड़ का युद्ध आप ध्यान रखना 1759 में हुई है, जयपुर सेना वर्सेस मराठा सेना। ठीक है। और माधो सिंह के बारे में अगर और बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है माधो सिंह के निर्माण कार्य। ठीक है। पहला निर्माण इसका हो जाएगा कि इसने श्री माधोपुर नगर की स्थापना की। श्री माधोपुर, या इसको सवाई माधोपुर भी कहते हैं, सवाई माधोपुर। श्री माधोपुर भी आपको देखने को मिलेगा, जो इसका प्राचीन नाम है ना, कई जगह श्री माधोपुर भी आपको देखने को मिलेगा। तो सवाई माधोपुर नगर की स्थापना करी है इसने। कब करी है? तो 1763 में। ठीक है। दूसरी बात इसको ये याद रखनी है कि नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर इसने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो अपनी 9 रानियों के लिए, 9 रानियों के लिए एक जैसे महल, एक जैसे 9 महल बनवाए। कहां बनवा रहा है? तो नाहरगढ़ में बनवा रहा है। ठीक है। और अगर इसकी बात की जाए तो इसने मोती डूंगरी, मोती डूंगरी के महलों का भी निर्माण किया। मोती डूंगरी के महलों का निर्माण किया। और अगर माधो सिंह की बात की जाए तो माधो सिंह के दरबारी आपको याद रखने हैं। पहला दरबारी है ब्रिजलाल। ब्रिजलाल, ब्रिजलाल कौन है? तो इसका दरबारी संगीतकार, ठीक है, या प्रसिद्ध बीना वादक। बीना बहुत अच्छी बजाता था, प्रसिद्ध बीना वादक था। दूसरा जो दरबारी है आपको इसका ध्यान रखना है, द्वारकादास भट्ट। द्वारकादास भट्ट जो है, इसके 2 ग्रंथ है आपको याद रखने हैं। पहला ग्रंथ है वाणी वैराग्य, वाणी वैराग्य। और दूसरा ग्रंथ जो है इसका याद रखना है आपको गलवा गीत, गलवा गीत। ठीक है। तो ये था माधो सिंह फर्स्ट या सवाई माधो सिंह। ठीक है। काकोड़ का युद्ध ध्यान रख लेना। और ये 9 रानियों के महल वाला जो क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनता है। ठीक है। तो आज तक की क्लास में हम आज की क्लास में यहीं तक लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम माधो सिंह के आगे के जो शासक है उनको कवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर इस टॉपिक को हम खत्म कर देंगे। होप आप लोगों को समझ में आया। अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए और सफलता के पथ पर यूं ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।